नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। राजस्थान के कोटा में दिलाने वाली खबर आई है। कोटा में एक नाबालिग छात्र से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक छात्रा के दोस्त ने धोखे से उसे अपने फ्लैट पर बुलाया और बाकी आरोपियों के साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गैंगरेप के सभी आरोपी कोचिंग के छात्र हैं और कोटा में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस घिनौने वारदात के बाद पीड़ित छात्रा डिप्रेशन में चली गई थी। काउंसलिंग के बाद भी वो आप बीती उसके बाद ही बता सकी। 15 फरवरी को एक नाबालिग कोचिंग छात्रा ने कोटा शहर के एक थाने पर रिपोर्ट पेश की थी कि उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। बालिका नाबालिग थी, इसलिए पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। छात्रा ने यह घटना 10 तारीख की बताई है और बताया है कि सोशल मीडिया के थ्रू उसकी एक युवक से पहचान थी और उसी के ऑफर पर वो उसके फ्लैट पर गई थी, जहां पर दुष्कर्म की घटना हुई और 3 अन्य साथियों ने उसका इस घटना में सहयोग किया। इस आधार पर चारों आरोपियों को डिटेन करके पूछताछ की गई और आज उनको गिरफ्तार किया गया। और इस मामले पे और जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। कोटा शहर से दिल दहलाने वाली खबर आई है कि एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है। नाबालिग लड़की जो है कोचिंग की स्टूडेंट थी और उसके साथ जिन्होंने गैंग रेप किया है वो भी कोचिंग के ही स्टूडेंट है। अब एक बार दोबारा कोटा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ पर जो बच्चे हैं अपने घर से दूर दराज अपने घरों को छोड़कर यहाँ पर आते हैं, कितने सुरक्षित हैं। आप जानते हैं कि पहले से कोटा बदनाम है बच्चों की आत्महत्या की को लेकर। यहाँ पर जो आत्महत्या हो रही है, जो सुसाइड से बच्चों की मौत हो रही है, उसको लेकर कई सवाल उठे हैं कि पुलिस और प्रशासन क्या कर रही है। पुलिस ने अभियान भी चलाया है बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, मेंटल हेल्थ को लेकर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे लगाम नहीं लग रही है। कोचिंग में बच्चों का दाखिला किसी भी एज में हो जाता है। 14, 15, 16 साल के बच्चे घर से इतना दूर रहते हैं, स्कूल के एनवायरनमेंट से हटकर एक हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में आते हैं पढ़ने के लिए, और कहीं ना कहीं जब वो प्रेशर से नहीं जूझ पाते हैं तो वो टूट जाते हैं। और अब जो ये गैंग रेप की घटना है ये भी बताती है कि कितनी असुरक्षित है ये बच्चे, माँ बाप से दूर है, फैमिली से दूर है। इस नाबालिग बच्ची के साथ जो ये घटना हुई है 10 फरवरी की बताई जा रही है, लेकिन इसके बाद बच्ची डिप्रेशन में चली गई। वाजिब है, घर से दूर है, किसी से बात नहीं कर सकती है, डिप्रेशन में चली गई। और जब इसकी सहेलियों ने देखा कि डिप्रेशन में है तो काउंसलिंग के लेकर गए इसको, और काउंसलिंग के दौरान ये तथ्य सामने आया कि उसके साथ इस तरह का अपराध हुआ है। जो अक्यूज्ड है उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन ये जो घटना हुई है इससे एक बार फिर से कोटा पर सवालिया निशान लग गया है और कोचिंग इंडस्ट्री पे सवालिया निशान लग गया है। तो दिल्ली चलो की मुहिम पर निकले किसान नेता हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हरियाणा पुलिस ने 7 लेयर की बैरिकेडिंग आंसू के गोलों के जरिए 3 दिन से ने रोका हुआ है और किसानों ने आज पंजाब के 6 जिलों में रेल रोको आंदोलन किया और 3 घंटे तक पंजाब के कई टोल फ्री करवा दिए। किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि कल हरियाणा में 3 घंटे के लिए सभी टोल फ्री कर देंगे। आंदोलन खत्म करवाने के लिए 3 केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ पहुंचे हुए हैं और किसानों से चर्चा करेंगे। और आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी शरद शर्मा के पास। शरद, अब बताइए इस बातचीत में क्या कौन कौन अब शामिल हो रहे हैं, कब हो रही है, क्या कुछ सुनिश्चित हो पाया है? निधि जी, देखिए बहुत इंतजार था इस बैठक का, क्योंकि इसी बैठक में से इस आंदोलन में जो गतिरोध बना हुआ है इसका रास्ता निकलना है। 5 बजे की ये बैठक शुरू होनी थी, लेकिन 3 घंटे ज़्यादा का समय हो चुका है, ये बैठक शुरू नहीं हो पाई है। माना ये जा रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं कि केंद्र सरकार चाहती थी कि ये जो बैठक होने वाली है इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हों, लेकिन खबर ये आई कि मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल नहीं हो रहे हैं। वो पहली बैठक में तो आए थे लेकिन दूसरी बैठक में नहीं आए, जो बेनतीजा निकली। और उसके बाद आज भी जो है
वो नहीं आ रहे थे। चर्चा ये चल रही है कि ये जो देरी हुई है इस मीटिंग में, जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं उनके साथ मुख्यमंत्री की कुछ बात चल रही थी, या केंद्र सरकार उनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप भी इस मीटिंग में शामिल हो, क्योंकि केंद्र सरकार को लगता है कि भगवंत मान ने पिछले 2 साल में जब पंजाब में बहुत सारे किसानों के आंदोलन हुए हैं उनको सफलतापूर्वक निपटाया है, और क्योंकि ज़्यादातर किसान, ये सारे ही किसान पंजाब के हैं, तो भगवंत मान इस गतिरोध को सुलझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल नहीं हो रहे थे, लेकिन आखिर टाइम पे कुछ ही देर पहले खबर आई कि भगवंत मान को शामिल होना है, और मुख्यमंत्री भगवंत मान, जिनको शामिल नहीं होना था बताया गया था, अब बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। अब बस केंद्रीय मंत्रियों का इंतजार चल रहा है कि केंद्रीय मंत्री आएं और फिर ये बैठक शुरू होगी। फिर पता चलेगा कि क्या किसान अपना आंदोलन, कोई ऐसा प्रस्ताव केंद्र सरकार दे पाएगी, कुछ पंजाब सरकार बीच बचाव कर पाएगी ताकि ये जो गतिरोध बना हुआ है ये खत्म हो। तो एक बार बैठक शुरू होगी तो पता चलेगा। लेकिन केंद्र सरकार ने एक बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है कि ये बातचीत का दौर अब शुरू हो रहा है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी चंदे पर चाबुक चला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द कर चुनावी फंडिंग के मौजूदा सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पिछले 6 साल में किस भारतीय नागरिक या संस्था ने किस दल को ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कितना चंदा दिया है, ये जानकारी 13 मार्च तक सार्वजनिक करने के निर्देश दिए सुप्रीम कोर्ट ने आज। 2 जनवरी 2018 को पॉलिटिकल फंडिंग के लिए लॉन्च की गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों वाले संविधान पीठ ने गुरुवार को इसे रद्द करने का फैसला सुना दिया। अब तक कोई भी भारतीय नागरिक या परिवार और भारत में रजिस्टर्ड कंपनी या संस्थान SBI से 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदकर किसी भी राजनीतिक दल को चंदा दे सकता था। पॉलिटिकल पार्टी को जो फंडिंग हो रही थी उसका डिस्क्लोजर आम लोगों के लिए नहीं था। इससे हो क्या रहा था कि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में रहती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो एक बड़े मात्रा में फंड ले रही थी, और कहीं ना कहीं जो फंड दे रहे थे उनके फेवर में वो स्कीम भी मोल्ड हो रही थी। तो ये सारी डाटा जब सुप्रीम कोर्ट के पास में आया, जो सीलबंद लिफाफे में भी आया, तो उन्होंने देखा दिस इज वेरी डेंजरस फॉर द ट्रेंड इन द डेमोक्रेटिक सेटअप। दैट्स द रीजन दे ऑल अमेंडमेंट, जो भी सारे अमेंडमेंट थे उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, और स्कीम को भी ये कहा कि ये संवैधानिक अधिकारों का वायलेशन करती, खासतौर से फंडामेंटल राइट टू नो की। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक नई मिसाल कायम हो गई है। सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि चुनावी बॉन्ड योजना में एक ग्रे एरिया है। ये भी कहा था कि जब सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के मैदान में उतरें तो खेल का मैदान एक समान होना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम देश में पिछले 6 साल से लागू थी। इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले परचेजर की पहचान गोपनीय रखने का प्रावधान था। SBI किसी भी संस्था के साथ ये जानकारी साझा नहीं कर सकती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, स्वैच्छिक राजनीतिक योगदान का खुलासा न करना सूचना के अधिकार का उल्लंघन भी है और बोलने की आजादी के मौलिक अधिकार का भी। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका हम स्वागत करते हैं, और यह भी फिर से दोहराना चाहते हैं कि 95% इलेक्टोरल बॉन्ड्स का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। हम ये मांग करते हैं कि SBI तुरंत ये सारी जानकारी सार्वजनिक पटल पर रखे, उसको पब्लिक करे कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है। हमें एक भय और है, हमारा भय ये है कि शायद ये सरकार ऑर्डिनेंस के रास्ते पे जाकर इस सुप्रीम कोर्ट के स्वागत योग्य फैसले के विरुद्ध कोई काम न करे। चुनाव में पारदर्शिता हो फंडिंग में, इसके लिए लाया गया था। और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं उनके बारे में मुझे एक ही बात कहनी है। जहां तक कांग्रेस की टिप्पणी मैंने सुना नहीं है, अगर उन्होंने कहा है कि घूस लेके दिया गया है, अगर ये कहा है तो जिनका पूरा संस्कार घूस पर है, वो अगर ये आरोप लगाते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि देश के नागरिकों को यह जानने का हक है कि किस राजनीतिक दल को किसने कितना चंदा दिया।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश दिया है कि वो 6 मार्च तक चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी मुहैया कराए, जिसके बाद 13 मार्च तक चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। जाहिर है, जब ये जानकारी सार्वजनिक होगी तो देश में पॉलिटिकल फंडिंग पर एक बड़ी बहस छिड़ सकती है। दिल्ली से आशीष भार्गव, प्रशांत वर्मा और मेरे कैमरा सहयोगी आजम सिद्दीकी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली घटना को लेकर आज जमकर हंगामा हो रहा है। बीजेपी ने सिलीगुड़ी, बर्धमान समेत कई शहरों में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कई जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी आज इस मुद्दे पर हंगामा हुआ और कई विधायकों को निलंबित कर दिया गया। बीजेपी के हमलों के बीच संदेशखाली पर ममता बनर्जी ने आज चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा, संदेशखाली में आरएसएस का आधार है, वहां पहले भी दंगे हुए हैं। ममता बनर्जी ने कहा है, मैंने कभी अन्याय का समर्थन नहीं किया और इस केस में अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। যা বলেছেন স্পষ্ট করে বলেছেন কিভাবে একটা অঞ্চলকে গন্ডগোল করার জন্য একটা প্লট তৈরি হয়েছে, কিভাবে ইডি ঢুকছে, তারপর থেকে কিভাবে মিথ্যা অভিযোগ তোলা হচ্ছে। যে জায়গাটা সাংগঠনিকভাবে তৃণমূল দুর্বল সেই জায়গাটায় এমনভাবে সিপিএম বিজেপি মিলে একটা নাটকের দৃশ্যপট মঞ্চ সাজাচ্ছে যাতে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায়। मैंने आने से पहले अभी देखा संदेश खाली पर ममता जी ने विधानसभा में एक बात कही है और बहुत ही शर्मनाक बात कही है कि जो महिलाएं टीम के साथ हाफ कवर करके अपने खिलाफ यौन शोषण की बात कह रही थी, उसको उन्होंने कहा है कि ये महिलाएं अपना मुंह खोल के क्यों नहीं बोलती, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। संदेश खाली इज अ बर्नर ऑफ आरएसएस। What do you mean by this, Mamta ji? Why you have become so ugly, so cruel, so anti-woman, Mamta ji? आप तो एक बड़ी महिला नेत्री रही है ना, संघर्ष से आई हैं। सीपीएम सरकार में आपने कितना संघर्ष किया हमने देखा है और आज आपके सीपीएम के ये टीएमसी के गुर्गे महिलाओं को रात में नॉक करते हैं, उनका यौन शोषण करने का प्रयास करते हैं। वो खुलकर बोल रही हैं, राज्यपाल जी के सामने गई और आप विधानसभा में बोलती कि आरएसएस का बर्नर है। शेम ऑन यू ममता जी, शर्म करें आप। एनसीपी के विधायकों की अयोग्यता के मामले में महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने फैसला सुना दिया है। उन्होंने शरद पवार गुट को झटका देते हुए कहा है कि अजीत पवार का गुट ही असली एनसीपी है और उनके पास 41 विधायकों का समर्थन है। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा है कि शरद पवार गुट की ये अपील खारिज की जाती है और विधायकी बहुमत के आधार पर मामले का फैसला नहीं किया जा सकता। दरअसल जुलाई 2023 में शरद पवार की एनसीपी तोड़कर अजीत पवार एनडीए गठबंधन के साथ चले गए थे और उसके बाद शरद पवार ने पार्टी तोड़ने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद सोनिया गांधी ने आज रायबरेली के लोगों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। सोनिया गांधी ने कहा है कि ये नाता बहुत पुराना है और अपनी ससुराल से सौभाग्य की तरह मिला है। ये कहते हुए मुझे गर्व है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी ही बदौलत हूँ। साथ ही उन्होंने कहा है कि बढ़ती उम्र के चलते मैं अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। अब आपकी सीधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा मन और प्राण हमेशा रायबरेली के पास ही रहेंगे।